नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद और आप देख रहे हैं आजाद बोल। आज हम उस मुद्दे की चर्चा करेंगे, उस मुद्दे की बात करेंगे जो आपका मुद्दा है, आपकी बात है, जनता की आवाज है और आपका उससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जब आपके फायदे की बात है तो गोदी मीडिया उस मुद्दे की बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा वो है कि जिस बुनियाद पर आज मात्र 80 सालों के भीतर हमारा मुल्क दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनकर के खड़ा हो गया, वो मुल्क जिसके पास अपने खाने को गेहूं नहीं था, जिसके लोग भूखे मरते थे, जिसके पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी, जिसके पास कुछ नहीं तो और कुछ साल पहले वह गुलाम था। किनका गुलाम? उस अंग्रेज शासक का गुलाम, उस अंग्रेजी सल्तनत का गुलाम, उस अंग्रेजी पाबंदी का गुलाम। मुल्क कुछ साल पहले गुलाम था, वो किस तरह से खड़ा हुआ और वहां के नेता, हमारे मुल्क के जो नेता था उनका दृष्टिकोण क्या था, वो किस आधार पे चीजों को बनाना चाहते थे, और वही दृष्टिकोण था जो आज देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जब शपथ लेते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं। ये बात और है कि यह शब्द वहीं से वो चुरा करके लेके आए थे जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने पहली बार कहा था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बाद में हूं, पहले प्रधान सेवक हूं। उसी चीज को मोदी जी लेकर के आए और उन चीजों को जिस तरह से उन्होंने अब यहां पर आकर के रखा, जिस तरह से नया दृष्टिकोण लाने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसकी क्या सच्चाई है, वो कितना नया है और कितना पुराना है, या फिर नई बोतल में पुरानी शराब ला करके घोल दी गई है, आपके सामने रख दी गई। इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हैं, पानी पी पी करके कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आइए एक दृष्टिकोण को हम समझने की कोशिश करेंगे। वो तमाम दृष्टिकोणों में से सिर्फ एक दृष्टिकोण है जिस आधार पर वो काम करते थे और उन्होंने देश को खड़े करने की कोशिश की। उन्होंने क्या क्या दिया? एक सबसे पहला जो उन्होंने काम किया था, हमारा मुल्क जब आजाद हुआ था 1947 में, तो आप याद करिए वो दौर कि लोग पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो वो वहां पर जा रहे थे, पूरी अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा गई थी, पूरे देश को अंग्रेज लूट करके चले गए थे। उस व्यक्ति में, उस आदमी ने जिस तरीके से देश को संभाला, जिस तरीके से देश को खड़ा किया कि आज मात्र 80 सालों के अंदर देश चौथी दुनिया की अर्थव्यवस्था बनकर के खड़ा हो गया। इस चीज के हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने सबसे पहला संकल्प लिया कि पंचवर्षीय योजनाओं का हम प्रोग्राम बनाएंगे, किस तरीके से हर चीज को तोड़ तोड़ के देखेंगे और डेवलपमेंट करेंगे, और जो मुद्दे जरूरी हैं, जो मुद्दे उस समय के वर्तमान के लिए सबसे अहम थे, पहले उनको उठाया जाएगा और उनको छोड़ा नहीं जाएगा आज की तरह कि स्मार्ट सिटी का बात की गई, बनाया गया और काम खत्म कर दिया गया। 5 साल 10 साल बाद उसमें कहां पर है, क्या है, कुछ पता नहीं। तो आइए सबसे पहले हम पंचवर्षीय पहली योजना जो लागू की गई, उसका उद्देश्य क्या था, वो किस आधार पर चालू हुई थी, वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का संकल्प क्या था, उसको समझते थे। दोस्तों, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो शुरू हुई थी 1951 में, जो 1956 तक चली। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या किया गया था। इसके केंद्र बिंदु में था कृषि विकास, यानी कृषि को विकसित किया जाएगा, कृषि को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि वहां पर पहला मुद्दा हमारा यही था कि जो हमारा मुल्क आजाद हुआ है, जो लोग हैं उनको पेट भर खाना तो मिले, क्योंकि तब तो खाना भी नसीब नहीं था, अन्न ही नहीं होता था। कृषि हमारी इतनी लग्जर हो चुकी थी, इतनी बेकार हो चुकी थी अंग्रेजों की उस खतरनाक हथियाने के तहत, उस तरह से जो अंग्रेजों ने उसको चूस लिया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना क्या कही थी उसको आप सुनिए, जो 1956 से 1961 तक चली। इसमें क्या किया गया? इसके केंद्र बिंदु में क्या हुआ? भारी उद्योगों का विकास। आप देखिए, जब आपका पेट भरा है, आपके पास कृषि होने लगी, आपके पास उस तरह की भुखमरी वाली हालत नहीं है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब भारी उद्योगों का विकास हम करेंगे ताकि इंडस्ट्री लग सके, भारी मशीनें बन सकें, आगे की चीजें, हमारा देश डेवलप हो सके, उस तरह का कार्य किया जा सके। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना जब शुरू हुई 1962 से 1966 तक चली। उसमें क्या कहा गया ये आपको सुनना चाहिए, आत्मनिर्भरता। ध्यान दीजिए, आत्मनिर्भरता, हरित क्रांति, दो मुद्दों को दृष्टिकोण में लिया। पहली बारी में एक एक मुद्दे को टारगेट किया, उस पर काम किया, उसी आधार पर देश को बढ़ाया। फिर तीसरे में आत्मनिर्भरता, जो आज आत्मनिर्भर हमारे देश के प्रधानमंत्री मंत्री अलग अलग मंचों पर जाकर के कहते हैं हम देश को आत्मनिर्भर कर देंगे, आत्मनिर्भर बनना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो संकल्प कब लिया था? आप देखिए, उसको स्कीम के थ्रू लागू किया था। तीसरी आत्मनिर्भरता और हरित क्रांति की जाने की पहल की गई थी। अब आ जाइए 1969 से 1974, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उसका संकल्प क्या था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। पहले आपने आत्मनिर्भर की एक संकल्प दिया, उसके बाद स्थिरता, यानी हम आत्मनिर्भर तो बने लेकिन हमारे जनमानस में स्थिरता भी हो, वो पैसा खर्च कर सके, पैसा कमा सके, एक स्थिरता आए सबके जीवन में। उस संकल्प को चौथी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। अब आ जाइए पांचवी, 1974 से 1978।
इसमें क्या कहा गया, निर्धनता उन्मूलन। इस शब्द को सुनिए, निर्धनता उन्मूलन, यानी जो निर्धनता है लोगों के बीच में, लोगों के पास जो रोजगार नहीं है, जो लोगों के पास धन नहीं है, उनको निर्धनता से बाहर निकाला जाएगा, यानी उन्मूलन किया जाएगा, उसको, उनकी निर्धनता को खत्म किया जाएगा। यह दृष्टिकोण था उस समय के नेताओं का। अब आ जाइए छठवीं पंचवर्षीय योजना, उसका कार्यकाल है 1980 से 1985। गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। देखिए, पहले निर्धनता उन्मूलन किया गया, फिर आया गरीबी निवारण और रोजगार सृजन, यानी गरीबी का निवारण किया जाएगा। जब गरीबी का निवारण किया जाएगा तो उस आधार पर रोजगार का सृजन किया जाएगा। जब रोजगार आपको मिलेगा तो आपके पास पैसा होगा, आपके पास पैसा होगा तो आप चीजों को खरीदेंगे, आपकी गरीबी धीरे धीरे खत्म होगी। इस आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में काम चलाए गए। उसके बाद अब आ जाइए सातवीं पंचवर्षीय योजना में, 1985 से 1990 जो चली। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास प्रेरित समृद्ध रणनीति के साथ। कृषि विकास को प्रेरित किया जाएगा, लेकिन एक अच्छी, एक समृद्ध रणनीति के साथ किया जाएगा। अब आ जाइए आठवीं पंचवर्षीय योजना में, जो 1992 से 97। इसका क्या मुख्य उद्देश्य था, मानव विकास संसाधन, मानव संसाधन विकास, यानी जो हमारे देश की जनता है, जो हमारा युवा है, जो हमारे लोग बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उनको एक संसाधन की तरह विकसित किया जाए, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, नई नई यूनिवर्सिटियां बनाई जाए, नए नए उद्योगों को स्थापित किया जाए, लोगों के स्किल डेवलपमेंट जो आज प्रोग्राम चलते हैं वहां पर बात की गई कि मानव को स्किल्ड किया जाए, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। उस आधार पर सारी चीजें तैयार की गई। अब आ जाइए नौवीं पंचवर्षीय योजना, जो 1997 से 2002 के बीच में चली। अब इसका क्या जो मुख्य उद्देश्य था वो समझिए कि सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास। अब देखिए, जब सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं तो आपको सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए। कहते हैं ना कि भूखे पेट भजन नहीं होता, जब आपका पेट भरा होगा तो फिर आपको सामाजिक न्याय भी लाना होगा, सामाजिक न्याय को जमीन पर लाना होगा, उतारना होगा। और उसके बाद फिर आ जाइए 10वीं पंचवर्षीय योजना में, 2002 से 2007। इसमें भी सामाजिक न्याय तथा समता के साथ विकास। अब सामाजिक न्याय आप एक रूपरेखा में आ गए, फिर आप समता के साथ, यानी सबको विकास हो। ये ना हो कि सिर्फ 2 ही आदमियों के पास पूरी दुनिया का, पूरे देश का धन इकट्ठा हो जाए और गरीब के हाथ में कुछ बचे ही ना, वो सिर्फ 5 किलो अनाज पाने के लिए ललाहित रहे, लाइनों में लगा रहे। ये कार्य ना हो, सबको समता के साथ विकास किया जाए, सबको आगे बढ़ाया जाए, सबको समृद्ध बनाया जाए, इसकी संकल्पना ली गई। अब आ जाइए 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 2007 से 2012। इसमें क्या कहा गया कि तीव्रतर, ध्यान दीजिए, तीव्रता तथा अधिक समावेशी विकास। तीव्रता मतलब बहुत तेजी से है, और अधिक समावेशी विकास जो आगे भी सस्टेनेबल रहे, आगे भी उसका कार्य संभलता रहे, चलता रहे, उस आधार पर तीव्र गति से हमको समावेशित विकास करना होगा। अब आ जाइए 12वीं पंचवर्षीय योजना में, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको हम आपके बाद में बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है। 2012 से 17 त्वरित, सतत और अधिक समावेशी विकास, इसका जो संकल्प था, ये सारी चीजें इसमें देखी गई कि इस आधार पर काम किया जाएगा। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 13वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो क्या थी। अब आप मुस्कुराएंगे साहब कि कोई थी ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 में चुन करके आए और 17 में 12वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। अब आगे टाइटल क्या दिया गया, किस आधार पर नया संकल्प लिया गया, क्या इस पंचवर्षीय योजना को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, आखिर क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि इसका जो आप पूरा एक रूपरेखा देखेंगे, जब से देश आजाद हुआ और आज तक 2017 तक एक एक छोटे छोटे टर्म में चीजों को बांटा गया, और जो हमारी प्राथमिकता थी उस आधार पर काम किया गया, वो बुनियाद रखी गई जिसके आधार पर आज देश इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सका, दुनिया में इसका परचम लहरा रहा है हमारे मुल्क का। ये बुनियाद बहुत मजबूत रखी गई। लेकिन दोस्तों, जब बुनियाद बहुत मजबूत हो और ऊपर ऐसे ही चुनाई कर दी जाए, गारे की चुनाई कर दी जाए, जुमलेबाजी से चुनाई कर दी जाए, तो वो मकान ढह जाता है, वो छत ज्यादा दिन टिकती नहीं है। इसलिए आपको छत को भी मजबूत करना होगा, और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि वो जो आपका सपना दिखा रहे हैं, जनता को सपना दिखाया जाता है कि 1947 में देश हमारा आजाद हुआ, अब 2047 में हम विकसित हो जाएंगे, हम विकास के चरम स्तर पर होंगे, अमृतकाल होगा, आत्मनिर्भरता होगी, तरह तरह की जुमलेबाजी की जाती है, तरह तरह की बात की जाती है। और माफ कीजिएगा, मैंने जुमले शब्द का इस्तेमाल किया है। आप देख रहे हैं कई लोगों के ऊपर जुमले के नाम पर FIR हो जाएगी, तो भाई FIR मत करना। जुमला कोई वैसा शब्द नहीं है, कोई गाली नहीं है, एक बात कही जाती है। जैसे जुमला, आपने जुमला दिया, यानी
आपने ऐसे ही बोल दिया, आपने कुछ सोचा समझा नहीं, आपने कुछ रणनीति नहीं बनाई कि जनता को जो अच्छा लग गया आपने बोल दिया, वो जुमला हो गया। जुमला कोई गाली नहीं है, आप इसको समझिए। तो जुमले के नाम पे आप हमारे ऊपर एफआईआर ना कीजिएगा। हम पहले इस बात को क्लियर कर दे रहे हैं, हम जुमला किस शब्द में बोल रहे हैं कि आपकी कोई रणनीति नहीं है, आप किसी आधार पर काम नहीं कर रहे हैं। आप जो मन आता है वो कह देते हैं, कभी वोटबंदी कर देते हैं, कभी नोटबंदी कर देते हैं। आप देखिए कैसा तालमेल बन रहा है, कभी वोटबंदी, कभी नोटबंदी, कभी कोई चीज, कभी कोई चीज, कभी नोटबंदी कर दी, कभी कुछ कर दिया, कभी जीएसटी थोप दी, फिर कहा जीएसटी इतने साल चल गई, अब ठीक है, अब जीएसटी में थोड़ा सा नियंत्रण किया जाएगा। मतलब अपनी ही बात से कहना और फिर पलट जाना। माफी चाहूंगा, थोड़ा मुद्दे से भटक गया, फिर से मुद्दे पे आते हैं कि ये जो कार्यकाल चला, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के सोच आगे बढ़ती हुई चली गई, उस सोच को हमारे नेता आगे बढ़ाते चले गए। उस सोच को, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच को अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नहीं नकारा। जो देश के प्रधानमंत्री एक बार नहीं 2 बार बने और उन्होंने जो शाइनिंग इंडिया का नारा दिया, उन्होंने विकास की बात की, उसको नहीं नकारा, वो आगे बढ़ाते हुए लेकर के चले। लेकिन आज के दौर में आप देखिए कि उन चीजों को नकार दिया गया। अगर आप यहां तक आ गए हैं, इन सारी बातों को सुन के आए हैं, तो आपके लिए कुछ है, कुछ स्पेशल है जो आप सुनेंगे। तो थोड़ी सी नज्म समझ लीजिए या कविता समझ लीजिए, एक मूवी का डायलॉग भी समझ लीजिए। थोड़ी इस तरह की चीजें हम आपके साथ साझा करते रहेंगे ताकि आप भी इन चीजों को देखें और समझें कि किस आधार पर चीजें बन रही हैं। आपने मंटो साहब का नाम सुना होगा कि जब देश आजाद हुआ था और देश का विभाजन हुआ था तो वो पाकिस्तान चले गए थे। उन्होंने कुछ कलाम लिखा था, उनके ऊपर एक मूवी बनी है, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसका किरदार अदा किया है और जिस तरीके से उनको अदा किया है वो आपको देखना चाहिए। तो उसी के एक टाइटल थे, उसी के एक डायलॉग से मंटो साहब के, उसको हमने आज के समय में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आज के समय के आधार पर आपको काम करना चाहिए, उसको तब्दीली लानी चाहिए कि बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। इन चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे। बीजेपी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे। मैं किससे जाकर पूछूं देश धड़ाधड़ क्यों बिक रहा था? इन सवालों के मुख्तलिफ जवाब थे। एक बीजेपी का जवाब, एक कांग्रेसी का जवाब, एक अंधभक्त का जवाब, एक बेरोजगारों का जवाब। कोई इसे 2014 के खंडहर में ढूंढता है तो कोई इसे कांग्रेस की हुकूमत के मलबे में टटोलने की कोशिश करता है। सब पीछे देख रहे हैं, लेकिन आज के लोग संसद में बैठ करके इस तरह के कानून बना रहे हैं जिससे लोकतंत्र धाराशायी हो रहा है। मैं मजमून सुनाते सुनाते आप सबसे मार खा लूंगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम फसाद में कोई देशद्रोही बोलकर मेरा सर फोड़ जाए ये मुझे मंजूर नहीं। मैं देशभक्त हूं, ओछे जग फद्दे खाओ, और अंधभक्ति मुझे आती नहीं। तो दोस्तों, ये जो कलाम था उनका, जिस तरीके से उन्होंने उसको प्रस्तुत किया था, आज के समय के हिसाब से, वर्तमान समय के हिसाब से, इतिहास से सीखते हुए हमने उसको अपने आज के शब्दों में तब्दील किया है। आप क्या सोचते हैं कि क्या बीजेपी और कांग्रेस के जिंदाबाद कर देने से सब कुछ सही हो जाएगी? क्या बीजेपी की सत्ता चले जाए और कांग्रेस की आ जाए, कांग्रेस की थी और बीजेपी की आ जाए तो आम जनमानस का संकल्प सही हो जाएगा, उसकी जिंदगी सही हो जाएगी? नहीं दोस्तों, आपको और हमें अपने मुल्क को बनाने के लिए मेहनत करनी होगी और हमारी सरकारों को हमारा साथ देना होगा, जनता के साथ खड़ा होना होगा, जनता को जागरूक नागरिक में तब्दील करना होगा, मानव संसाधन का विकास करना होगा, हमें आपको संसाधित होना होगा, अपने आप को स्किल डेवलप करनी होगी, आप ये मुल्क को रिप्रेजेंट करना होगा अच्छी चीजों के लिए, ना कि हिंदू मुस्लिम फसाद के लिए, ना कि देशद्रोही इस तरह मतलब गलत गलत गतिविधियों के लिए, गलत गलत तरीकों के लिए, गलत गलत नारों के लिए। इन सब चीजों में हम आपको नहीं पढ़ना है। हमें अपने देश को संकल्पित करना है, अपने देश को आगे बढ़ाना है और उसी आधार पे हमें और आपको काम करना है। सरकार किसी भी की हो दोस्तों, आप विपक्ष के साथ खड़े होइए, क्योंकि सरकार देश की जनता चुन लेती है, उसके बाद सरकार देश अपने हिसाब से चलाती है और जनता के मुद्दे विपक्ष उठाता है। आज सवाल हो रहे हैं सत्ता से, जो सत्ता में बैठा हुआ है उसी वही जवाबदेह है। कल जो सत्ता में बैठा होगा उससे सवाल किया जाएगा और उसी की जवाबदेहिता तय की जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियोस और इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें तो आजाद बोल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बोलते रहा करिए कि बोल की लब आजाद है तेरे। जय हिंद, जय भारत।